प्रकृति में गहराई से देखो और तब तुम सब कुछ बेहतर समझोगे। अल्बर्ट आइंस्टीन के इसी विचार के साथ नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम प्रकृति की एक ऐसी ही बहुत ही विस्मयकारी और कभी-कभी विनाशकारी शक्ति की गहराई में उतरेंगे, जिसने हाल ही में बंगाल की खाड़ी में मोंथा चक्रवात के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। हमारा आज का विषय है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और हमारा मिशन है कि जो भी हमारे पास स्रोत हैं उनके आधार पर इस विषय का एक गहन विश्लेषण करें, ताकि हम समझ सकें कि ये शक्तिशाली तूफान आखिर हैं क्या, कैसे बनते हैं और क्यों कुछ इलाके दूसरों की तुलना में इनसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। देखिए, ये जानकारी सिर्फ आम जिज्ञासा के लिए ही नहीं, बल्कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेहद जरूरी है। चाहे वो प्रीलिम्स हो, जिसमें शब्दावली या भौगोलिक फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं, या फिर मेंस, जहां भूगोल और खासकर आपदा प्रबंधन जैसे विषयों में इसकी गहरी समझ चाहिए। तो आज हम किन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहला, कि इन तूफानों को दुनिया भर में अलग अलग नाम क्यों देते हैं, कहीं चक्रवात, कहीं हरिकेन, कहीं टाइफून। दूसरा, इनके बनने के पीछे की साइंस क्या है। और तीसरा, एक ऐसा सवाल जो भारत के लिए बहुत मायने रखता है, हमारा पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी वाला इलाका पश्चिमी तट यानी अरब सागर की तुलना में इन तूफानों से इतना ज्यादा प्रभावित क्यों होता है। तो चलिए, हमारे पास जो स्रोत हैं उनसे मिली जानकारी के आधार पर इन गुत्थियों को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये नामों वाला कंफ्यूजन ही दूर करते हैं। हमने बंगाल की खाड़ी में मोंथा को चक्रवात कहा, अमेरिका में हम हरिकेन सुनते हैं, जापान या फिलीपींस के पास टाइफून। क्या ये वाकई अलग अलग तरह के तूफान हैं या कहानी कुछ और है? हाँ, ये एक बहुत कॉमन सवाल है और इसका जवाब काफी सीधा है। देखिए, चक्रवात, हरिकेन, टाइफून ये असल में एक ही मौसम की घटना के अलग अलग क्षेत्रीय नाम है। साइंटिफिक भाषा में कहें तो ये सभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन है। अच्छा, एक ऐसा घूमता हुआ लो प्रेशर वाला शक्तिशाली तूफान जो गर्म समंदर के पानी से अपनी एनर्जी लेता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि वो दुनिया के किस हिस्से में बन रहा है। तो कहाँ क्या कहते हैं? जैसे अगर ये तूफान हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में या फिर दक्षिण प्रशांत महासागर में बनता है तो उसे चक्रवात यानी साइक्लोन कहते हैं। अगर यही अटलांटिक महासागर में या उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में जैसे मेक्सिको या अमेरिका के वेस्ट कोस्ट के पास बनता है तो हरिकेन कहलाता है। हरिकेन, हाँ सुना है। और अगर ये उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में यानी चीन, जापान, फिलीपींस के पास बनता है तो इसे टाइफून कहते हैं। ओह, तो मोंथा चक्रवात था, अगर वही चीज अटलांटिक में होती तो हरिकेन होती और फिलीपींस के पास टाइफून। पर नाम और जगह के अलावा क्या इनमें कोई बुनियादी फर्क भी है या बस नाम का ही खेल है? नहीं, बुनियादी तौर पर कोई फर्क नहीं है। इनके बनने का तरीका, इनकी बनावट, एनर्जी का सोर्स सब एक जैसा ही होता है। हाँ, हवा की रफ्तार के आधार पर जो इनकी कैटेगरीज होती हैं, जैसे सैफर-सिम्पसन स्केल हरिकेन के लिए है, वो अलग अलग रीजन में थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन तूफान की जो बेसिक फिजिक्स है वो सेम रहती है। तो हाँ, ये मुख्य रूप से बस ज्योग्राफिकल नामकरण की एक परंपरा है। ठीक है, ये बात साफ हुई। अब आते हैं उस प्रक्रिया पर जो इन्हें इतना बड़ा और इतना शक्तिशाली बना देती है। आखिर समंदर के ऊपर ये घूमते हुए ऊर्जा के दैत्य बनते कैसे हैं? क्या साइंस है इसके पीछे? देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बनने के लिए कुछ खास चीजों का एक साथ होना जरूरी है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है गर्म समुद्री पानी। समंदर की सतह का तापमान कम से कम 26.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होना चाहिए। 26.5 डिग्री, ओके। और ये गर्मी सिर्फ सतह पर नहीं, बल्कि कम से कम 50 मीटर की गहराई तक मौजूद होनी चाहिए। ये गर्म पानी ही इन तूफानों के लिए फ्यूल ईंधन का काम करता है। अच्छा, ये इंजन है इनका? हाँ, तो जब समंदर की सतह इतनी गर्म होती है तो इसके ऊपर की हवा भी गर्म और नम होकर तेजी से ऊपर उठती है। इससे सतह पर एक लो प्रेशर एरिया निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है। अब जैसे जैसे ये गर्म नम हवा ऊपर जाती है एटमॉस्फेयर में, ये ठंडी होती है और ठंडी होने पर इसमें जो पानी की भाप है यानी वाटर वेपर, वो कंडेंस होकर पानी की बूंदों और बर्फ के क्रिस्टल्स में बदल जाती है। इसी से घने बादल बनते हैं। बादल बन गए, फिर?
और यहीं पर एक बहुत जरूरी प्रोसेस होता है। कंडेंसेशन के दौरान लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा निकलती है। लेटेंट हीट, ये क्या होती है? ये वो एनर्जी है जो पानी को भाप बनाने में खर्च हुई थी और अब कंडेंसेशन के वक्त वापस निकल रही है। ये जो निकलने वाली लेटेंट हीट है, ये आसपास की हवा को और गर्म कर देती है। इससे वो हवा और तेजी से ऊपर उठती है और सतह पे प्रेशर और कम हो जाता है। तो ये एक तरह का फीडबैक लूप बन जाता है जो तूफान को लगातार एनर्जी देता रहता है, उसे और मजबूत बनाता है। अच्छा, तो गर्म पानी ने शुरू किया, हवा ऊपर उठी, बादल बने और उन बादलों के बनने से जो गर्मी निकली उसने तूफान को और भड़का दिया। कमाल है। लेकिन ये घूमता कैसे है? वो जो गोल गोल चक्कर जैसा आकार दिखता है सैटेलाइट तस्वीरों में, वो कहाँ से आता है? वो आता है पृथ्वी के घूमने से। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है ना, तो इस घुमाव के कारण एक इफेक्ट पैदा होता है जिसे कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। कोरियोलिस इफेक्ट? हाँ, ये इफेक्ट सीधी रेखा में चलने वाली हवा को मोड़ देता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में ये हवा को दाईं तरफ मोड़ता है और सदर्न हेमिस्फीयर में बाईं तरफ। तो जब हवा उस लो प्रेशर सेंटर के तरफ खिंचती है तो कोरियोलिस इफेक्ट उसे सीधा सेंटर तक पहुंचने के बजाय उसके चारों ओर घुमाने लगता है। उत्तरी गोलार्ध में ये घुमाव एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी घड़ी की सुई के उल्टा। बिल्कुल। और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। यही वो घुमाव है जो हमें दिखता है। और इन तूफानों की एक खास बनावट भी होती है ना? बीच में बिल्कुल शांत जगह जिसे आंख कहते हैं। हाँ। और उसके चारों तरफ वो खतरनाक घेरा। हाँ, बिल्कुल। एक पूरी तरह से विकसित चक्रवात के बिल्कुल सेंटर में एक साफ शांत एरिया होता है जिसे आंख कहते हैं। यहाँ हवा असल में नीचे की ओर उतर रही होती है, इसलिए मौसम अक्सर शांत होता है। लेकिन इस आंख के ठीक चारों ओर एक दीवार जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे आई वॉल्व कहते हैं। आई वॉल? हाँ, ये तूफान का सबसे खतरनाक हिस्सा होता है। यहीं पर हवा की रफ्तार सबसे तेज होती है, सबसे घने बादल होते हैं और सबसे ज्यादा मूसलाधार बारिश होती है। ज्यादातर तबाही इसी आई वॉल की वजह से होती है। और तबाही की बात करें तो ये कोई मजाक नहीं है। इनमें हवा की रफ्तार 200-250 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी ज्यादा हो सकती है। और ये सिर्फ तेज हवाएं नहीं लाते, ये अपने साथ समंदर के पानी को भी तटों पर धकेलते हैं, जिसे स्टॉर्म सर्ज या तूफान मोहर्मी कहते हैं। ये तो सचमुच समंदर के पानी की एक दीवार होती होगी जो तटीय इलाकों में घुसकर भयानक बाढ़ ला सकती है। हाँ, स्टॉर्म सर्ज अक्सर हवाओं से भी ज्यादा जानलेवा साबित होता है। ये पानी कई कई किलोमीटर अंदर तक आ जाता है। बाप रे। और फिर मूसलाधार बारिश तो है ही, जिससे मैदानी इलाकों में बाढ़ और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। हाँ, ये सिर्फ तटों पर ही असर नहीं डालते, भारी बारिश का असर अंदरूनी इलाकों तक हो सकता है। नदियां उफान पर आ जाती हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, पीने के पानी के स्रोत गंदे हो जाते हैं। मतलब ये मल्टी डायमेंशनल आपदाएं हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, जैसे ये तूफान जमीन से टकराते हैं, जिसे लैंडफॉल कहते हैं, इनका एनर्जी सोर्स यानी वो गर्म समुद्री पानी कट जाता है। हाँ, जमीन पर तो पानी नहीं है। एग्जैक्टली। और जमीन की सतह से फ्रिक्शन यानी घर्षण भी बढ़ जाता है। इस वजह से जमीन पर आने के बाद ये धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। हालांकि कमजोर पड़ने से पहले भी ये काफी नुकसान कर चुके होते हैं। आपने मोंथा का जिक्र किया था शुरू में, और हम ऐसे कई तूफानों के नाम सुनते रहते हैं। अम्फान, फानी, कैटरीना, इरमा। इन तूफानों को ये नाम क्यों दिए जाते हैं और कौन तय करता है ये नाम? तूफानों को नाम देने की एक पूरी सिस्टमैटिक प्रक्रिया है। हाँ। और इसके पीछे मुख्य कारण है कम्युनिकेशन और वार्निंग सिस्टम को आसान और साफ बनाना। सोचिए, अगर एक ही टाइम पर समुद्र में 3 तूफान एक्टिव हों, तो उन्हें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड या टेक्निकल कोड से पहचानना कितना मुश्किल होगा, खासकर आम लोगों और मीडिया के लिए। हाँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। बिल्कुल। नामों से उन्हें पहचानना, ट्रैक करना और उनके बारे में जानकारी फैलाना ज्यादा आसान होता है। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के तहत दुनिया भर में रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटरोलॉजिकल सेंटर्स RSMCs और ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स TCWCs हैं, जो ये जिम्मेदारी निभाते हैं। हमारे रीजन के लिए यानी नॉर्थ इंडियन ओशन, जिसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर आते हैं, के लिए नई दिल्ली में जो भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD है, वही RSMC है। अच्छा, IMD तय करता है? नहीं, IMD तय नहीं करता, वो मैनेज करता है। इस क्षेत्र के जो 13 सदस्य देश हैं, भारत, बांग्लादेश, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब,
श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और यमन, ये सभी देश नामों के लिस्ट देते हैं। आईएमडी इन लिस्ट्स को कंपाइल करता है और जैसे ही कोई चक्रवात इस रीजन में बनता है और एक तय तीव्रता तक पहुंचता है, उसे लिस्ट से अगला उपलब्ध नाम सीक्वेंस में दे दिया जाता है। तो मंथा नाम किसने दिया था? मंथा नाम यमन ने सुझाया था। दिलचस्प है। क्या ऐसा भी होता है कि कोई नाम दोबारा इस्तेमाल ना किया जाए, जैसे अगर कोई तूफान बहुत ज्यादा तबाही मचा दे? हाँ, बिल्कुल होता है। अगर कोई उष्णकटिबंधीय चक्रवात बहुत ज्यादा विनाशकारी साबित होता है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है, तो उस नाम को WMO की जो संबंधित रीजनल कमेटी है, वो रिटायर कर देती है। ऐसा उस तूफान से प्रभावित लोगों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए किया जाता है। फिर उस नाम की जगह लिस्ट में एक नया नाम शामिल कर लिया जाता है। जैसे कटरीना का नाम रिटायर हो गया था। हाँ, अटलांटिक क्षेत्र में कैटरीना, इरमा, मारिया जैसे कई नाम रिटायर किए जा चुके हैं। समझ गया। अब आते हैं उस सवाल पर जो भारत के भूगोल और आपदा प्रबंधन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ऐसा क्यों है कि भारत का पूर्वी तट यानी बंगाल की खाड़ी पश्चिमी तट यानी अरब सागर की तुलना में चक्रवातों की मार कहीं ज्यादा झेलता है? स्रोत तो ये बताते हैं कि बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में लगभग 4 गुना ज्यादा चक्रवात बनते हैं। इसके पीछे क्या ठोस कारण है? हाँ, ये आंकड़ा बिल्कुल सही है और इसके पीछे कई ज्योग्राफिकल, ओशनोग्राफिक और एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स का मिला-जुला असर है। ये एक तरह के कह सकते हैं परफेक्ट रेसिपी है जो बंगाल के खाड़ी को चक्रवातों के लिए ज्यादा मुफीद बना देती है। चलिए इन फैक्टर्स को एक एक करके देखते हैं। हाँ, बताइए। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है समुद्र की सतह का तापमान, यानी सी सरफेस टेम्परेचर या SST। बंगाल की खाड़ी साल के ज्यादातर समय अरब सागर की तुलना में औसतन ज्यादा गर्म रहती है। यहाँ SST अक्सर 28 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर चला जाता है, जो चक्रवातों के बनने और उनके इंटेंसिफाई होने यानी और तेज होने के लिए बिल्कुल आइडियल कंडीशन है। अरब सागर ठंडा रहता है मतलब? तुलनात्मक रूप से ठंडा रहता है, हाँ। दूसरा कारण है हाई ह्यूमिडिटी यानी ज्यादा नमी। बंगाल के खाड़ी को साउथ ईस्ट एशिया और आसपास की जमीन से लगातार नम हवा मिलती रहती है। ये एक्स्ट्रा नमी तूफान के विकास के लिए जरूरी है। तीसरा एक बहुत ही यूनिक फैक्टर है फ्रेश वाटर इनफ्लो और सैलिनिटी, यानी ताजे पानी का मिलना और खारापन। नदियों का पानी? हाँ, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, इरावती जैसी कई बड़ी नदियां अपना भारी मात्रा में मीठा पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। इस ताजे पानी के मिलने से सतह के पानी का खारापन कम हो जाता है। अच्छा, उसका क्या असर होता है? कम खारा पानी ज्यादा खारे पानी की तुलना में जल्दी गर्म होता है और गर्म पानी की एक परत ऊपर बनी रहती है, क्योंकि मीठा पानी खारे पानी से हल्का होता है। तो इससे सतह जल्दी गर्म होती है और इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण भी तेज होता है, जो तूफान को और ज्यादा नमी और गर्मी देता है। ओह, मतलब ज्यादा गर्मी, ज्यादा नमी और ऊपर से नदियों का पानी जो सतह को और गर्म रखने में मदद करता है। ये तो वाकई चक्रवातों के पनपने के लिए एक परफेक्ट माहौल बन गया। बिल्कुल। चौथा कारण है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, खासकर हवा का पैटर्न और ITCZ। ITCZ ये क्या है? ITCZ यानी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। आप इसे इक्वेटर के पास एक ऐसी बेल्ट समझ सकती है जहां नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स आकर मिलती है, कन्वर्ज होती हैं। जब ये हवाएं मिलती हैं तो ऊपर उठती हैं, जिससे बादल बनते हैं और अक्सर तूफान भी विकसित होते हैं। अच्छा, तो मानसून से पहले मार्च मई और मानसून के बाद अक्टूबर दिसंबर के मौसमों में जो चक्रवातों के मेन सीजन होते हैं, बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का पैटर्न और इस ITCZ की पोजीशन ऐसी होती है जो बनने वाले लो प्रेशर सिस्टम्स और डिप्रेशंस को अक्सर पश्चिम या उत्तर पश्चिम की तरफ, यानी भारत के पूर्वी तट की तरफ। हाँ, भारत के पूर्वी तट और बांग्लादेश, म्यांमार की ओर धकेलती है। पांचवा कारण है बंगाल की खाड़ी की ज्योग्राफिकल शेप। अगर आप नक्शा देखें तो ये नॉर्थ की तरफ एक फनल यानी कीप की तरह संकरी होती जाती है। हाँ, है तो। ये फनल जैसी बनावट समंदर में बनने वाले तूफानों को एक तरह से चैनल करके सीधे भारत के पूर्वी तट, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की तरफ पुश करने में मदद करती है। अरब सागर ज्यादा खुला हुआ है। ये भी एक पॉइंट है। और छठा महत्वपूर्ण फैक्टर है वर्टिकल विंड शेयर का कम होना। वर्टिकल विंड शेयर, हाँ, ये क्या होता है? ऊंचाई के साथ
हवा की स्पीड या डायरेक्शन में कितना बदलाव आ रहा है। अगर ये बदलाव बहुत ज्यादा है, यानी हाई विंड शेयर, तो ये तूफान के वर्टिकल स्ट्रक्चर को, जो एक चिमनी की तरह गर्म हवा को ऊपर ले जा रहा है, डिस्टर्ब कर देता है, उसे बनने नहीं देता या कमजोर कर देता है। अच्छा, उसे फाड़ देता है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। हाँ। अरब सागर में अक्सर, खासकर मॉनसून के टाइम पर, विंड शेयर ज्यादा होती है, जो चक्रवातों को ज्यादा मजबूत नहीं होने देती। इसके उलट बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के सीजन के दौरान विंड शेयर आमतौर पर कम होती है। इससे तूफान बिना किसी रुकावट के ऊंचाई में बढ़ पाता है और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। बाप रे। तो अगर मैं इसे सही समझ रहा हूं, तो ये कोई एक दो कारण नहीं, बल्कि इन सभी फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। ज्यादा गर्म पानी, ज्यादा नमी, नदियों से सतह पर गर्म परत का बनना, हवाओं का रुख और ITCZ, वो फनल जैसी शेप, और फिर कम विंड शेयर, ये सब मिलकर बंगाल की खाड़ी को चक्रवातों के लिए एक हॉटस्पॉट बना देते हैं। क्या इनमें से कोई एक फैक्टर दूसरों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, या ये वाकई सबका मिला-जुला असर है? वैज्ञानिक मानते हैं कि ये असल में इन सभी फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन ही है जो बंगाल की खाड़ी को इतना वल्नरेबल बनाता है। हाँ, गर्म समुद्री तापमान, SST और कम विंड शेयर को अक्सर की फैक्टर्स माना जाता है, लेकिन बाकी फैक्टर्स भी बहुत महत्वपूर्ण सपोर्टिंग रोल निभाते हैं। ये एक जटिल सिस्टम है जहां हर हिस्सा मायने रखता है। तो आज की इस गहन पड़ताल से हमने वाकई कई अहम बातें सीखी। पहली, कि चक्रवात, हरिकेन और टाइफून नाम अलग हैं, पर चीज एक ही है, शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय तूफान, जो दुनिया के अलग-अलग कोनों में पाए जाते हैं। दूसरी, हमने इनके बनने की साइंस को समझा, कैसे गर्म समंदर, नम हवा, लेटेंट हीट और पृथ्वी का घूमना मिलकर इन्हें बनाते हैं। तीसरी, हमने इनकी विनाशकारी क्षमता को जाना, तेज हवाएं, स्टॉर्म सर्ज, मूसलाधार बारिश और उनके नतीजे। चौथी, हमने नाम रखने की दिलचस्प प्रक्रिया को समझा। और पांचवी, हमने विस्तार से ये जाना कि क्यों बंगाल की खाड़ी अपने खास समुद्री, वायुमंडलीय और भौगोलिक कारणों से अरब सागर की तुलना में चक्रवातों के प्रति कहीं ज्यादा संवेदनशील है। मूल संदेश साफ है, ये तूफान प्रकृति की जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन है, और UPSC उम्मीदवारों के लिए ये टॉपिक कई तरह से महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में इससे जुड़ी टर्मिनोलॉजी जैसे ITCG, कोरियोलिस बिसेक्ट, स्टॉर्म सर्ज, भौगोलिक कारक और बेसिक मौसम विज्ञान पूछा जा सकता है। और मेंस में ये भूगोल, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, पर्यावरण और खासतौर पर डिजास्टर मैनेजमेंट के पेपर के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, जहां साइक्लोन की तैयारी, मिटिगेशन, रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजीज पर सवाल बन सकते हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो इस साइंस को समझना सिर्फ एक अकाडेमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये हमें प्रैक्टिकली तैयार होने में मदद करता है। जब हम समझते हैं कि ये तूफान कैसे बनते हैं, कैसे बिहेव करते हैं और कौन से इलाके ज़्यादा रिस्क पर हैं, तो हम बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम बना सकते हैं, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं और सबसे ज़रूरी, कम्युनिटीज़ को एजुकेट और प्रिपेयर कर सकते हैं। अम्फान, फानी, हुदहुद या हाल का मुंता जैसे तूफान हमें बार बार याद दिलाते हैं कि प्रकृति की शक्ति बहुत बड़ी है और उसका सम्मान करना ज़रूरी है। इन विनाशकारी घटनाओं का सामना करने का एक ही तरीका है नॉलेज, तैयारी और रेजिलियंस, यानी लचीलापन। हमें इनकी गंभीरता को समझना होगा और साइंस बेस्ड स्ट्रैटेजीज के साथ इनसे निपटने के लिए तैयार रहना होगा। तो इसका हमारे लिए मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें प्रकृति की इस शक्ति का सम्मान करना सीखना होगा। हमें अपनी तैयारी को लगातार बेहतर बनाना होगा, सटीक और समय पर चेतावनी, डिजास्टर रेजिलिएंट कंस्ट्रक्शन, तटीय क्षेत्रों का सही मैनेजमेंट और कम्युनिटी लेवल पर जागरूकता और ट्रेनिंग के जरिए। और हमें आपदा के बाद जल्दी से सामान्य स्थिति में लौटने की क्षमता, यानी रेजिलियंस, वो विकसित करनी होगी। अगर आपको आज की ये चर्चा जानकारी भरी और उपयोगी लगी, तो इसे लाइक जरूर करें और इसी तरह के गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से जुड़ा कोई और सवाल है या आप किसी और विषय पर ऐसी ही चर्चा चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और आखिर में एक विचार जिसके साथ हम आपको छोड़ना चाहेंगे, जो आज की चर्चा से ही निकलता है। हम जलवायु परिवर्तन के जिस दौर से गुजर रहे हैं, वो भविष्य में इन शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, इंटेंसिटी यानी तीव्रता और उनके व्यवहार को किस तरह प्रभावित कर सकता है।
क्या हम भविष्य में और ज्यादा शक्तिशाली या ज्यादा संख्या में तूफानों का सामना करेंगे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं और जिस पर हमें गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है।